कई हजार सालों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक ऐसी मखलूक के बारे में जिक्र आता है जिसमें अमूमन ये सुना जाता है कि उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसे फील किया जा सकता है, उसे सुना जा सकता है, उसकी प्रेजेंस फील की जा सकती है। एक ऐसी मखलूक जो रात की तारीकी में अपने शिकार का इंतजार करती है। एक ऐसी मखलूक जिसका हमारी दुनिया से तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वही मखलूक हम इंसानों से पहले इस दुनिया से या इस कायनात से मुंसलिक है। 1950 से एक अजीब मरहला शुरू हुआ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में स्किन वॉकर नाम की एक मखलूक के बारे में जिक्र शुरू हुआ। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स में, उस ज़माने के अखबारों में, मैगज़ीन्स में इस मखलूक के बारे में जिक्र किया गया। कहा जाता है कि अमेरिका के फोकलोर्स में से सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक मखलूक स्किन वॉकर है, जो कि दिखती इंसानों जैसी है पर बाकी सारी चीजें एक जानवर की तरह होती हैं, जो कि अपने आप को किसी भी टाइम किसी भी जानवर में तब्दील कर सकती है और अमूमन एक वुल्फ, एक भेड़िए के रूप में ज्यादातर देखा गया है। 1960s में कोलोराडो में पुलिस मोबाइल को जो पेट्रोल कर रही थी, उसको वायरलेस पे एक खबर मिलती है कि वहां के एक हाईवे पे एक मोटरसाइकिल वाला गुजर रहा था जिस पे अटैक हुआ और अटैक करने वाला दिखाई नहीं दिया। तो इस पे बड़ी इनको हैरानी हुई और वही पुलिस की मोबाइल जो थी वो फौरन पहुंची उस जगह पे। जैसे वो उस जगह पहुंचे, उस मोटरसाइकिल वाले से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो मोटरसाइकिल वाले ने बताया कि भाई जब मैं बाइक चला के यहाँ से पहुंच रहा था तो अचानक से मुझे पीछे से किसी ने बहुत जोरदार धक्का दिया, ऐसा कि मैं गिरता हुआ आगे गया हूँ। पीछे पलट के देखा है तो रोड के बीच में सिर्फ एक काला साया यानी कि ब्लैक शैडो खड़ा हुआ था। हाईवे पे हल्की फुल्की लाइट की वजह से उसको पूरा वो जो भी मखलूक थी नजर नहीं आई, लेकिन जो हल्की लाइट उसके चेहरे पे पड़ रही थी उससे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत ही ज़ईफ खातून है, लेकिन आंखें उनकी चमक रही थी, लाल थी और देखते ही देखते वो उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। अभी ये सारी बातें चली रही थी कि पुलिस को दोबारा से वायरलेस मिला कि उसी हाईवे के दूसरे एंड पे एक ट्रक ड्राइवर है जिसने एक मखलूक को देखा है। जब वो उस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचे तो ट्रक ड्राइवर ने बताया कि मैं काफ़ी देर की सफ़र के बाद मुझे नींद आ रही थी तो मैं एक पिट स्टॉप पे जाके रुक गया और वहाँ पे अपना आराम कर रहा था, सो रहा था। तो सोते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे ट्रक के
ड्राइविंग वाले दरवाजे पे कोई स्क्रैच कर रहा है। इस आवाज़ से मैं उठा, मैंने शीशा खोला और नीचे झांक के देखा तो एक अजीब और गरीब मखलूक, अगेन ब्लैक शैडो, काला साया, उस ट्रक के दरवाजे के नीचे खड़ा हुआ था। कहता है वो जैसे ही मैंने अपना सर बाहर निकाला उस शीशे से देखने के लिए तो मेरा उस मखलूक से आई कांटेक्ट हुआ। मुझे उस वक्त इतना खौफ आया कि मैंने अपना स्टार्ट किया ट्रक और फौरन वहाँ से भागा। जब मैं ट्रक हाईवे पे भगा रहा था तो मैंने साइड मिरर से देखा तो वो जो भी मखलूक थी वो मेरे ट्रक के पीछे पीछे भाग रही थी। जब आगे पहुंच के किसी टाउन में जाके मैंने ट्रक रोका और उतर के सांस ली तो देखा कि ट्रक के दरवाजे पे ऐसे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं जैसे कोई बहुत ही खतरनाक मखलूक या जानवर ने अटैक किया। अब ये दो वाकयात एट अ टाइम हुए थे उसी हाईवे पे और यही पुलिस वाले जो हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते अपने पुलिस की तरफ, अपने एकेडमी की तरफ जा रहे थे कि अचानक से उसी हाईवे पे उन पुलिस वालों को लगा कि जैसे इनकी गाड़ी के नीचे कोई आया है। एक सेकंड के लिए उन्होंने गाड़ी रोक के देखा तो कुछ भी नहीं था, रोड पूरी क्लियर थी। वापस गाड़ी में बैठे और अपने सफ़र के लिए गाड़ी स्टार्ट कर दी, चलाई, आगे बढ़े। अब कहते हैं कि हम गाड़ी बड़ी तेज़ स्पीड में चला रहे थे कि अचानक से ड्राइविंग विंडो के साथ वाली शख्स के बराबर में जो विंडो थी उस पे एक औरत नमूदार हुई जो उनकी गाड़ी की स्पीड के हिसाब से ही भाग रही थी। ये वही मखलूक थी जिसके बारे में उस मोटरसाइकिल वाले ने और उस ट्रक वाले ने तकरीबन जो बताया था कि उसकी शक्ल ऐसी है, इस तरह है। कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा, हमने एक बाइक अपनी जो गाड़ी थी तेज भगाते गए कि किसी एक ऐसे सेफ जोन में जाएं जहां पे हम इसको जाके पकड़ सकें। कहते हैं हम अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी ताकि वो हमें फॉलो ना कर सके, लेकिन जितनी हमारी गाड़ी की तेज होती स्पीड उतनी ही भी उसी मखलूक की स्पीड तेज होती। एक पॉइंट आया जब वो मखलूक और उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई। जैसे ही ये अपने पुलिस एकेडमी तक पहुंचे, इन्होंने पीछे पलट के देखा तो वो मखलूक गायब हो चुकी थी। – 2004 में कुछ इसी तरह का सिमिलर वाकया इंग्लैंड में पेश आया जब पुलिस को अचानक से रात के 3 बजे एक कॉल आई एक घर से कि हमारे घर में कोई अजीब और गरीब मखलूक घुस आ रही है। वाकया कुछ ये था कि उस घर की फैमिली रहती थी, माँ, बेटी और बाप। बेटी अपने कमरे में सो रही थी कि उसको अचानक से रात के 3 बजे कुछ अजीब और गरीब आवाज़ें आना शुरू हुई अपने बैकयार्ड से। खिड़की से जब उसने झांका तो उसको उस वक्त सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, चारों तरफ अंधेरा था। गौर से देखने पे जो उनका बैकयार्ड था उसके फेंस पे उसने देखा कि 3 एबनॉर्मल हाइट की वुल्व्स घूम रहे हैं। घूमते घूमते उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा जो कि खिड़की से उनको देख रही थी। वो तीनों वुल्फ उसी जगह पर रुक गए। उसके चंद सेकंड के बाद एक वुल्फ बिल्कुल इंसान की तरह उस फेंस के ऊपर खड़ा हो गया, 2 हाथ रख के। अभी वो ये चीजें देख ही रही थी कि बाकी के 2 वुल्फ भी उसी तरह खड़े हो गए जैसे पहला वाला वुल्फ खड़ा हुआ था।
दूर से ऐसा लग रहा था कि कोई 3 इंसान खड़े हुए उस लड़की को देख रहे हैं। अभी वो ये सारी सिचुएशन अडेप्ट कर ही रही थी कि उसने देखा कि वो तीनों वुल्फ अब जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते जुड़ते वो एक वुल्फ हो गया और वो इंसानों की तरह बातें करने लग गया। जैसे क्रिश्चियंस में कॉयर्स होता है, उसी तरीके से वो बातें उसी तरह वो बोलने लगा। उस लड़की को इतना खौफ आया कि उसने वालिदैन को जाके उठाया। वालिदैन ने जब देखा तो उनको भी खिड़की से वो चीज़ नज़र आई। वालिद साहब ने अपनी गन निकाली, बाहर निकले मारने के लिए, तो उनकी आंखों के सामने ही वो चीज़ गायब हो गई। सिमिलर इसी तरह का वाकया पाकिस्तान में भी सवात की साइड पे पेश आया, जब एक बूढ़ा शख्स कुछ सामान लेके वापस अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने देखा कि बीच रोड पे एक मखलूक खड़ी हुई है जो कि जानवर नुमा थी। उस शख्स ने पत्थर उठाया उसको भगाने के लिए। उसको लगा शायद लोमड़ी है, भेड़िया है, लेकिन वो जानवर उधर से नहीं हिला। फिर उसने दोबारा एक पत्थर मारा ताकि वो भागे, ताकि उसका रास्ता क्लियर हो, लेकिन वो जानवर नहीं हिला। कहते हैं जब तीसरी दफा उसने पत्थर उठाया मारने के लिए तो वो जानवर 2 टांगों पे खड़ा हो गया जैसे कोई इंसान हो। उस अंधेरे में उस मखलूक की आंखें चमक रही थीं, वही सिमिलर लाल हो रही थीं। और उसने उस अंधेरे में हंसना शुरू कर दिया। हंसते हंसते वो आवाज इतनी गूंजी कि इर्द गिर्द के 3-4 घर से लोग बाहर निकल आए देखने के लिए। और जितनी देर में वो लोग बाहर निकलते वो मखलूक उस बूढ़े शख्स के आंखों के सामने गायब हो गई। क्या है ये मखलूक और क्यों सिर्फ ये रात की तारीकी में ही नजर आती है और उन्हीं को जो अक्सर अकेले होते हैं। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Alright folks, ladies and gentlemen, friends and fellows, छोटे बड़े तमाम हजरात जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। जैसा कि आप लोगों को शो के नाम से पता चल ही गया होगा कि हम उस मखलूक उन कहानियों, उन वाक़यात के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द रोनुमा होते हैं, हमारे कज़न्स के साथ, हमारे दोस्तों के साथ। दुनिया भर में ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज हुई हैं जो इंसान को दंग रह जाने पे मजबूर कर देती हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं
कि जिसको इंसान का दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, मजाक समझता है, इंसान का वहम समझता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे और आपके, हमारी लॉजिक से, हमारे जहन से, हमारे दिमाग से ऊंची हैं। खैर जनाब, जैसे कि अभी हमने एक फिनोमेना की बात की, स्किन वॉकर, जो कि बहुत मशहूर एक मखलूक है। अगर आप लोग के पास, आई एम श्योर अभी गूगल सबके पास ही होता है, तो सर्च कीजिए, आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग वाक़यात दुनिया भर के मिलेंगे। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि चूँकि पाकिस्तान में या फॉर दैट मैटर ये एशिया साइड पे जब कोई बताता है ना कि ऐसा हुआ है, तो उसको सबसे पहले झुटला देते हैं, फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर कहा जाता है कि लॉजिक तो है ही नहीं इसमें। फिर चौथी पांचवी बार में जाके इनको समझ में आता है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अगर यही बात अंग्रेज कर दे तो वो बात समझ में आ जाती है। पता नहीं क्या वजह है, ये कॉम्प्लेक्स पता नहीं क्या है हमें, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लें फ़ौरन। चलें जनाब, भरते अपने फर्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम शर्जील है। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। हमारी नाइट शिफ्ट होती थी। फ़्लाइट्स डिपार्चर के बाद मैं और मेरे दोस्त, हमारे ऑफिस के सामने एक रूम था जहाँ अंदर सोफ़े रखे हुए थे और काफ़ी अंधेरा होता था। वहाँ हम 3-4 दोस्त अक्सर आराम करने के लिए चले जाया करते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ। इत्तेफाकन मैं अकेला था, बाकी दोस्त दूसरी फ्लाइट्स पे एलोकेट हुए थे, तो मैं अकेला आकर सो गया रूम में। अभी मैं हल्की सी गुनूदगी में ही था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। बहरहाल मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे फ्रीज हो गया हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। उसी दौरान मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी बॉडी हल्की हो गई है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठ रही है, मतलब हवा में फ्लोट कर रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यहाँ तक कि मुझे डर महसूस होना शुरू हो गया। अचानक मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। फिर उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे वापस आना शुरू हुआ और मुझे ये 100% यकीन तब हुआ कि मैं हवा में था जब मेरा हाथ मेरे उस सोफे पे जाके टच हुआ। उसी वक्त मैं उठा। पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं खामोशी से उठा और रूम के बाहर चला गया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मुझे पीछे से किसी के जोरदार हंसने की आवाज़ आई। आपको ये बताता चलूं कि मेरे अपने ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं था कि मैं अपनी आंखें खोल सकूं। पूरा सीन मेरे लाख चाहने के बाद भी कुछ नहीं करवाया। उसके एक हफ्ते के बाद एग्जैक्ट सिमिलर वाक़या मेरे दोस्तों के साथ भी पेश आया। अक्सर उस कमरे में किसी मखलूक की प्रेजेंस फील होती है। ऐसा लगता है कि हमारे अलावा भी वहाँ कोई है। किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है, किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है, किसी के बातें करने की आवाज़ आती है। लेकिन हैरत उस वक्त होती है जब वहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं होता। ऑलराइट, ये शर्जील थे जिन्होंने अपना
जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वाक़या बताया। इससे पहले भी हमारे एयरपोर्ट के हवाले से बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो हमें भेजे गए हैं। एक हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने हमें बहुत सारे वाक़यात भेजे जो कि एक्सक्लूसिव हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, तो वहाँ आप जाके सुन सकते हैं। खैर, हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं 02134326676 पे, या फिर अगर आप लोग हमें अपने वाक़यात ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जहांगीर बात कर रहा हूँ, कराची। जी जहांगीर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है, सना आपका है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। वाक़या है क्या है बताइए। हाँ, मेरे एक वाक़या है, मेरे साथ हुआ था। तो ये सन 2015 की बात है। तो मेरी बहन है, वो लाहौर में रहती है। सही। बहनोई जो है, मेरा खालाजाद भाई भी है और वो लाहौर में, वालदा भी मेरी लाहौर में रहती है। सही। तो मेरी भांजी का फोन आया 10-11 बजे रात को। ये 5 साल पहले की बात है तकरीबन, कि मामा को कुछ हो गया है, वो चीजें उठा के फेंक रही हैं और उनकी अजीब हालत हो गई है और बहुत बुरी हालत है, ये आप मामा जल्दी आ जाएं। सही। मैंने फिर बहनोई को फोन किया, तो बहनोई ने मुझे बताया कि वाकई में इसकी ऐसी हालत हो गई है बहन की, ये चीजें उठा के फेंक रही है और बहुत जैसे पागल हो जाते हैं ना बंदा, ऐसी हो गई है और बड़ी तकलीफ में और बड़ी परेशान है। तो मैंने, हेलो, आवाज आ रही? जी आवाज आ रही? जी बोलिए। हाँ, तो हमने फिर इमरजेंसी फ्लाइट कराई, मैं, मेरा भाई, मेरी उससे नई शादी थी, दूसरी एहलिया थी मेरी छोटी, उनको लिया। हम जो है ना लाहौर चले गए। सही। तो हम 12 बजे घर पहुंचे तो उसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था। बहन जो है उसने MSc किया हुआ है, प्रिंसिपल है स्कूल में, और वो बहुत पढ़ लिखे, तो उसने बंद किया हुआ और सारे घर को परेशान किया हुआ। जो कमरे में जाता उसको मारती थी, बड़ी बड़ी अलमारियां, चीजें उठा के फेंक रही थी, और उसने मतलब छोटी अपनी बेटी को और वो एक कमरे में बंद थे दोनों। सही। तो मैंने बहनोई से पूछा कि क्या हुआ, उसने कि उसको कुछ असर था, उसको नई टोयोटा करोला मिली थी गाड़ी कंपनी की तरफ से। तो उसने कहा, मैंने कहा क्या हुआ कैसे? कह रहा है कि गाड़ी जो है ना, ये इसकी मेंटल कुछ, इसकी कंडीशन अच्छी थी कि मैंने उसको गाड़ी दे दी चलाने के लिए। उसने कहा चलो मैं लॉन्ग ड्राइव पे चलती हूँ। मेरी वालदा और जो भांजी जी पीछे बैठ गई, और जो मेरी बहन गाड़ी चला रही थी, बहनोई आगे बैठा हुआ था। उसको देनी नहीं चाहिए थी उसको गाड़ी इस हालत में। तो कह रहा उसने गाड़ी इतनी तेज भगाई लाहौर की शाहराहों पे जैसे कोई ये बहुत माहिर ड्राइवर हो कोई। सही। और इतनी तेज गाड़ी चलाई मैं उसको रोक भी नहीं सकता था, रोकता तो एक्सीडेंट हो जाता। तो बहरहाल उसने जाके खंबे से टकरा दी, जो हाई ट्रांसमिशन लाइन का खंबा था, उस पर वो लगा था PMT। सही। तो फिर उसने अपने आप को अंदर बंद कर लिया, गाड़ी खोल ही रही थी। फिर मीडिया वाले आ गए, पुलिस आ गई, बड़ी मुश्किल से उसको निकाला गाड़ी से। उसके बाद उसकी कैफियत बड़ी खराब हो गई। फिर वो, हम जब लाहौर पहुंचे तो उसने अपने कमरे में कैद किया हुआ था और चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि बड़ी बड़ी अलमारियां, बड़ी बड़ी चीजें जो उठा के फेंकती थी। अच्छा, जो उसको दम करता था ना, कोई जो दम करता था, उसमें पड़ता था, उसको मारती थी, उससे बहुत बुरा सलूक करती थी। तो मैंने उसको कुछ नहीं किया, मैं जो है ना उसको फिर हमने बड़ी मुश्किल से काबू किया। फिर सुबह हमने क्या किया कि उसको ना एक हॉस्पिटल है वहां पर, फिरोजपुर रोड पे, नफसियाती हॉस्पिटल, वहां जाके उसने दाखिल करा दिया। तो अब शाम, घर उसने बुरा हाल कर दिया था, घर का तोड़ फोड़ बुरा हाल कर दिया था। अच्छा, रात को मैं और मेरी अहिया, ड्राइंग रूम था खाली, उसमें हम लोग सो गए नीचे। सही। और जब हम सोए हैं तो रात को एक दिन मैं अपनी कुरान की तिलावत वगैरह करके नमाज पढ़ के मैं सोया, मेरी अहलिया थी, वो भी सो गए, हम दोनों सो रहे थे। जब आंख लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे ऊपर आके बैठ गई है, मेरा गला दबा रही है और मेरी आंखें बाहर आ रही है और मेरी शदीद तकलीफ हो रही है इसकी वजह से। ना मैं बोल सक रहा हूँ ना, तो बहुत शदीद तकलीफ हो रही। अब मैंने जब आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो उस चीज ने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, जब मैंने देखा तो मेरी अहलिया को भी उस चीज ने पकड़ा हुआ था, तो मैंने उसमें पढ़ के तो वो भी आजाद हो गई। फिर मैं बहनोई के कमरे में गया, वहाँ बाथरूम था हमारा, था मुझे, मैं गया उसके कमरे में तो देखा वो भी इसी कैफियत में फंसा हुआ था। आगे टीवी लगा हुआ, उसकी आंखें लाल हो रही और वो फंसा हुआ था, बहुत बुरा हाल था उसका, कुछ बोल नहीं सकता था, अकड़ा हुआ था। मैंने उस पर दम किया तो वो भी छूट गया।
उसके बाद फिर पता ये लगा कि उसको किसी ने ना उस पे जिन्नात मुसल्लत कर दिए थे बहन पे ना, सही। किसी दोस्त ने किसी जेलसी में। तो फिर उसका इलाज वगैरह हुआ तो जाके वो माशाल्लाह ठीक हो गई, मगर ये कि बहुत तकलीफ उठाई, उसकी वजह से बड़ा नुकसान भी हुआ और बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। तो ये क्या रातों रात हुआ या पहले से हल्के हल्के करके? हल्के हल्के नजर आ रहा था, हल्के हल्के। उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं थी, उल्टी सीधी चीजें कर रही थी। कभी कहते मैं गाड़ी चलाऊंगी, जैसे उसने गाड़ी चला के उसको दे दी तो वो अलग ही मखलूक बन जाती थी, मतलब वो उसकी आवाज बदल जाती थी, लोगों को मारना शुरू कर देती थी, बड़ी बड़ी अलमारियां चीजें उठा के फेंकने लग जाती थी। इतनी ताकत एक लड़की में कहाँ से आ सकती, कमजोर सी है वो इतनी, मतलब। तो जो आप कह रहे हैं कि आपके सामने कभी ये कैफियत हुई थी कि आवाज चेंज हो गई या? हाँ, वो जाती थी उसकी, कई दफा हुई। जब मैं 15-20 दिन हम रहे, फिर हमने अस्पताल भी दाखिल कराया उसको, वहाँ पर नफ्सियाती अस्पताल में, वहाँ भी उसका इलाज वगैरह किया उन्होंने। वो तो कह रहे थे कि नफ्सियाती मसला है, मगर फिर जब हमने आमिल को लेके गए थे, उन्होंने जब दम वगैरह किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस पे किसी ने किसी जिन को मुसल्लत कर दिया इसको तंग करने के लिए, पूरे घर पे कर दिया। तो फिर कैसे फिर क्या हुआ? ठीक हो गई, फिर इलाज किया, रूहानी इलाज किया तो फिर वो ठीक हो गई। अब माशाल्लाह ठीक है, अब जॉब भी उनकी दोबारा बहाल हो गई माशाल्लाह। उनको कुछ याद है? हाँ, उसको सब याद है। उसने कहा कि मुझे सब चीजें नजर आती थी, यहाँ तक कि जो खराब औरतें, खराब मर्द उसको नजर आ रहे थे, कुत्ते बिल्ली की शक्ल में और सूअर की शक्ल में, ऐसी उसको कह रही मुझे मखलूक नजर आती थी। जो खराब मर्द औरत होते थे वैसे नजर आते थे। खराब औरतें मतलब आपका जिन्नात से था मतलब है ना? नहीं, इंसानों में जो लोग खराब होते थे ना, जैसे कोई बंदा खराब है या खराब माहौल की औरत है तो उसको उसको वो बिल्ली नजर आती थी, कुत्तियां नजर आती थी और इस तरह की चीजें वो देखती थी, जो रूहानी चीजें उसको नजर आती थी। तो फिर वो देख के बर्दाश्त ही कर, उसने दीवार पूरी तोड़ दी, एक कमरे की दीवार का बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ दिया, उसपे चीजें मार के लोहे की, कहती मैं इसको मार दूंगी, ये मुझे मारना चाहता है, ये बंदा मुझे मारना, हमें तो नजर नहीं आता था मगर वैसे करके थी। तो ये कैफियत मेरे पे भी हो गई थी। जब उनके घर में हम रुके ना एक दिन, तो मैंने आपको बताया वो कोई चीज मेरे ऊपर आके बैठ गई, मेरा गला पकड़ लिया। फिर मैंने जब मेरी एलिया के साथ भी ये हुआ। सही। तो अल्लाह का शुक्र है अब वो बेहतर है और अपने काम पे वापस आ गई, मगर नुकसान बहुत उठाना पड़ा उसकी वजह से। तो वो किसी सहेली ने उस पर कराया था, कोई जिन उस पे। जी नहीं, तो ये मुझे बताएं कि कितने साल पुरानी बात है? ये 5 साल हो गए इस बार। अच्छा, और जो वाकयात क्या क्या हुए, जैसे हस्बैंड क्या बताते हैं उनके, क्या होता था उनके साथ? बहुत बड़ी तफसील है, उन्होंने पूरा पाकिस्तान घूम लिया उस दौरान। देखिए महीने के अंदर वो लेके चली जाती थी कि यहाँ जाओ, अपने जेवर बेच दिए, चीजें बेच दी, फिर वो इस मिजार पे जाओ, इस मिजार पे, बहनों ही साथ चला रहता था उसके। गाड़ी पे उससे एक एक्सीडेंट हो चुका था, तो वो ऐसे घूमती रही महीना, रिश्तेदारों के घर चली जाती, कभी कहाँ चले, अजीब से उसका हुलिया हो गया। अकेले चली जाती थी या मियाँ के साथ? नहीं, बहनों के साथ, बहनों और अपनी भांजी के बेटी के साथ, तीनों निकल जाती थे इधर उधर और बड़े बड़े दूर दूर इलाकों में होके आ गए। वो बहनों ही हर बात मानता था उसकी, वो जो जैसे कहती थी वो करता रहा। फिर उसको हमने दो दफा अस्पताल भी दाखिल कराया इस दरमियान, 1 साल लगा तकरीबन। तो फिर रूहानी इलाज होता रहा, अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गई। और जो वो मखलूक आपके सामने कभी आई बहन के? मेरे पर जो आई थी उनके घर के अंदर, मैंने जिंदगी में पहली दफा वो फील की थी। तो आपने किसी चीज को देखा नहीं था? बता सकता हूं मेरे पे क्या असर था। लेकिन आपने किसी चीज को देखा नहीं था, आपने फील किया? देखा, बिल्कुल महसूस किया कि मेरे पे कुछ चीज बैठी हुई है, गला पकड़ लिया है, मेरी आंखें बाहर आ रही। ये कैफियत मेरी एलिया तो साथ लेटी हुई थी, उनके साथ भी यही हुई, मेरे साथ भी हुई और आपके बहनोई के साथ भी हो रही थी? हाँ, बहनोई के साथ भी हुई वही कैफियत। चले, वालदा उस घर में थी, उनके साथ नहीं हुई। और जो मेरी बहन के साथ वो सबसे ज्यादा हो रही थी ना, वो तो उससे दुश्मनी थी ना खास। तो पता नहीं चला कि कौन सी दोस्त ने कराया, मतलब करीबी कोई दोस्त? पता लग गया था, फिर उसका बाद में एक्सीडेंट हुआ उस लड़की का, उस औरत का, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांगे टूट गई, उसको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। तो उसने कोई जिन्नात मुसल्लत करा दिए थे कोई गैलेक्सी में। चले, वो जिन्नात तो मजबूर होते हैं ना, वो जिसपे मुसल्लत करा दिए जाते हैं वो मजबूर होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है करना तंग। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको आमिल जो है ना वो उनको तकलीफ देते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
चलो जनाब, ये जहांगीर साहब थे जिन्होंने पहले हमें वाक़या बताया जो उनकी बहन के साथ पेश आया, बकौल उनके कि उनके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया और फिर एक के बाद एक इंसिडेंट होते गए। इस सारी सिचुएशन में मैंने या आप तमाम लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि नफ़रत, जेलसी, एनवी ज़्यादातर इस टेंजेंट पे इंसान को ले जाती है कि किसी से इतनी नफ़रत कर लो कि उसकी जान लेने पे आ जाओ। जान नहीं तो इतनी तकलीफ़ दो और इस तरह की तकलीफ़ दो कि वो बंदा तकलीफ़ से ही मर जाए। आई थिंक सबसे ख़तरनाक इस दुनिया में कोई एटम बॉम्ब कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान ही है। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो 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 चला जनाब, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मनाज भाई, मैं शाहरुख बात कर रहा हूँ नाजोबाद से। कैसे हैं शाहरुख आप? अल्हम्दुलिल्लाह मनाज भाई, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी शाहरुख, आप यकीन रखते हैं इन बातों पे? जी मनाज भाई, मैं रखता हूँ क्योंकि ये मेरे जो है नाना के साथ वाक़या पेश आ चुका है। अच्छा, नाना के साथ आ चुका है? जी बताइए। महाराज भाई, हुआ ये था, नाना जो है हमारे घर की तरफ जो है ना, तो पिछले वाली गली में जो है पार्क बना हुआ है। तो रात को 1:30-2 बजे तकरीबन चहल कदमी करने निकले होंगे नाना। सही। तो नाना चलते गए तो कॉर्नर पे ना उनको बकरी का बच्चा नजर आया नाना को ना। तो उन्होंने उसको मतलब रहम खा के कैरी कर लिया, जैसे बच्चा है इस टाइम पे, सर्दी के टाइम पे। तो उन्होंने जब उठाया तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बनाई भी टांगे लंबी होती गई बकरी के बच्चे की ना। जी, तो मतलब उनको फील हुआ भारी वेट वगैरह ना। तो उन्होंने एकदम जो है जब उसकी टांगे लंबी देखी ना, उन्होंने एकदम उसको छोड़ दिया। सही। बकरी के बच्चे को ना, और वो तेज तेज भागने लगे नाना ना। तो नाना जब थोड़ा आगे गया, उन्होंने अल्लाह का नाम शुरू किया है, तल कुर्सी वगैरह। तो जब नाना थोड़े आगे गए ना, तो पीछे से एक आवाज आई, बच गए, मेरी हुदूद से बाहर निकल गए तुम। अच्छा जी, तो ये एक वाकया है जो मेरे नाना के साथ इंसिडेंट हुआ है, बस यही मैं शेयर करना चाह रहा था। किधर हुआ था ये? ना मैंने जो ये नाजोबाद नंबर 1 की है, मैं परफेक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकता आपको। नहीं, मैं वो फाटक की तरफ है, पापोश के फाटक की तरफ। अच्छा, नहीं और कितने पुरानी बात है ये? महाराज भाई, ये तकरीबन 6 महीने पुराना इंसिडेंट है। अभी का वक्त क्या है ये? 6 महीने पुराना इंसिडेंट जी। तो आपके नाना अभी मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो रुकने आए हुए थे कुछ दिन पहले, तो वो सुना रहे थे वाकया। तो एक दफा तो नाना तो बता रहे थे कि बिल्ली, वो एक जगह से वो घर पे आ रहे थे तो एक बिल्ली बैठी हुई थी ना। तो कह रहे तुम यकीन नहीं करोगे ना। मैंने बोला आप बताएं, मैं कर लूंगा यकीन। ऐसी रात को आपको पता है घर पे माहौल बना हुआ होता है। तो जब रुकने आए वो होते हैं बुजुर्ग, तो मैंने बोला बताएं। कह रहे मैंने ऐसी एक बिल्ली को बोला, बहुत मोटी ताजी है, पता नहीं क्या खाती है। तो बिल्ली ने अचानक से उनको बोला कि तेरे बाप का खाती हूँ क्या। ओहो, ये तो भाई घिसी पिटी वही कहानियां हैं ये, बकरे और बिल्ली वाली। नहीं, ये मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इतनी श्योरिटी से बताया कि मुझे, मैंने कहा पता नहीं सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। नाना आपके साथ, बाकी वो बकरी वाला वाकया तो सच्चा है। उसके बाद जो है उनपे जो है ना, नाना जो है ना आपके साथ, उनकी तबीयत भी खराब रही थी, बुखार वगैरह भी रहा था उन्हें। नाना खेल गए आपके साथ, मैं बता रहा हूँ। ये नहीं पता खेल गए नहीं खेल गए। अच्छा महराज भाई, ये बताएं आप यूट्यूब पे मिल ही नहीं रहे लाइव? यूट्यूब पे कल आएगा लाइव। अच्छा कल आएगा, अभी सिर्फ FM पे सुन सकते हैं? जी हाँ। अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था कि हमारी मुलाकात भी हुई थी जब आपने लास्ट मीटअप रखा था ना। अच्छा चलें। CHS पे। बिल्कुल बिल्कुल जब हंगामा राय हो गई थी, तो अब पूछना चाह रहा हूँ आप कब मिलेंगे आप? जब ये कोविड वगैरह सही हो जाएगा सब। चले इंशाल्लाह। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, ये जो वाक़यात अभी हमारे इन शाहरुख साहब ने बताया और इनके नाना के साथ हुए, ये काफ़ी फ़नी वाक़यात हैं और ये इतने कॉमन हो गए, अब इतने कॉमन हो गए कि चले मैं बोल देता हूँ जो दिल में बात है कि मुझे तो ये सब बेकार लगते हैं और झूठ लगते हैं। मतलब ये कौन सी बिल्लियाँ हैं जो आजकल बोलने लगे तुम्हारे बाप का खाती हूँ। अबे बिल्ली है, 2 थप्पड़ मारो, पत्थर मारो, बिल्ली की तो वैल्यू क्या है हमारे यहाँ? इंसान की वैल्यू नहीं है, बिल्ली की क्या वैल्यू है? और ये कौन से बकरे हैं जिनकी टांगें लंबी होती जा रही? हमें भी बता दो, हमें अब रान खाने का शौक़ है, ऐसे बड़े बड़े बकरे वाले चाहिए हमें। नहीं यार, ये सब मुझे तो आई डोंट नो, ये मुझे तो ये बातें जो है, कुछ बातें जो हैं वो विद टाइम डेवलप होती गई और पता नहीं क्या बनती गई हैं। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम, ये वाक़या एक दोस्त का है जिसका नाम मोमर है। ये उसके साथ वाक़या पेश आया था। वो सक्कर शहर का रहने वाला है और टीसीएस में काम करता है। रोड़ी के पास एक इलाका है अच्छी कोबी के नाम से, वहाँ टीसीएस का हेड ऑफिस है। वो रोज़ रात 11 बजे घर से निकलता है, 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद ऑफिस पहुँच जाता है, वहाँ काम करता है और सुबह 8 बजे वापस अपने घर चला जाता है। अभी मार्च की बात है, सख्त लॉकडाउन था, हर जगह सन्नाटा था क्योंकि पुलिस खड़ी हुई थी, किसी जगह पे आर्मी खड़ी हुई थी। वो अपने मामूल के हिसाब से रात को निकला और रोड़ी के इलाके अच्छी कोबी में दाखिल ही हुआ। हर तरफ अंधेरा था, चारों तरफ पहाड़ हैं, ख़राब रोड है। अभी वो अपनी बाइक चलाता हुआ उस रोड से जा ही रहा था कि उसको दूर अंधेरे में एक औरत खड़ी हुई नजर आई। औरत दुल्हन के लिबास में थी। उसको ये बात अजीब सी लगी। उसके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया कि ये कोई जिन है। खैर, आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ाते वो उसके करीब से गुजर ही रहा था कि उसने फील किया कि वो औरत लिफ्ट मांग रही है। जब उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो वो पैर उल्टे थे। तेज़ बाइक भगाता हुआ वहाँ से निकला। जब अपने साइड मिरर से उसने देखा तो वो औरत उसके पीछे पीछे भागती हुई आ रही थी उसी स्पीड से। जैसे तैसे करके वो अपने उस दफ्तर पहुंचा है। जब वहां पहुंचा है तो उसको सांस में सांस आई। उसने वहां के करीबी इलाके में रहने वाले लोगों से ये बात डिस्कस की तो पता चला कि ये कॉमन तरीन वाकया है उस इलाके का। खैर, ये कौन सा इलाका है मैंने तो आज फर्स्ट टाइम सुना है, लेकिन रोड़ी का आई एम श्योर मुझे मालूम ही है, सभी को मालूम है। अगर उस इलाके के लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या उनके पास कोई नॉलेज है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए कि क्या ऐसा हुआ है या होता है, या सिर्फ एक अफवाह है या वन टाइम वाक़या है। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? अलीशा। जी अलीशा, आप प्लीज़ अपना रेडियो सेट बंद कर दीजिए। जी जी थैंक यू। जी, आपका इन बातों पे यकीन है या आपको लगता है कि सिर्फ वहम, लोगों का वहम है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, बेकार की बात है? नहीं, मेरा बिल्कुल इन बातों पे यकीन है क्योंकि मैंने सब देखा है, मतलब अपने चाइल्डहुड से अभी तक। तो इसीलिए देखा है, किया है और वाक़यात सुने हैं अपने बड़ों से, तो इस चीज़ पे बिल्कुल यकीन रखती हूँ। और इसका जिक्र तो फिर कुरान शरीफ में भी है। हाँ, कुरान शरीफ में भी है, लेकिन जो लोग जिस तरह जैसे अभी ये बकरी का बच्चा, बिल्ली का बच्चा तुम्हारे बाप का नहीं खाता तो वो लंबी हो गई टांगे, तो ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ। जिन्नात पे तो हर किसी को आई एम श्योर बिलीव होगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो क्रिश्चियन हो फॉर दैट मैटर, उनके भी किताब में है सबके, सही है। लेकिन ये बातों पे यकीन है आपका? नहीं, ये सारी मे बी फेक हो, या इन बातों पे यकीन हो ही कैसे सकता है? कोई एक जेन्युइन बंदा कैसे कर सकता है यकीन, जो सही सेंस रखता हो? तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन किसी के साथ हुआ हो तो हम कह नहीं सकते,
ऐसा मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। आपके साथ क्या पेश आया ये बताइए। हमारे साथ ये पेश आया कि कुछ साल पहले जब हम थोड़े और छोटे हुआ करते थे तो हम सारे कजन्स नॉर्थ सालमाबाद में एक खाला रहा करती थी। तो हम सारे उनके घर ना रुकने गए, एक वीकेंड था वेकेशन मनाने और हम काफी क्लोज थे। तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे जो नेबर्स वगैरह थे वो बेसिकली एक पोर्शन था कि फर्स्ट सेकेंड करके ना, और पूरा अपार्टमेंट बना हुआ था। लेकिन इस तरह का था कि वो जो पोर्शन था वो डिवाइडेड था, हर अपार्टमेंट ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। तो इसी तरह मेरी जो खाला थी उनका भी इसी तरह डिवाइडेड था। और जो था हम लोग वहाँ रोड पे जो थे जो गली मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं तो हम अपने पड़ोसियों के साथ, उनके साथ भी फ्रेंडशिप हो गई थी तो खेला करते थे। फिर वहाँ पर जो उनकी नेबर्स थी, एक दिन वो जो थी मतलब उनके सामने ना, उनके घर के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा सा जमात खाना था। सही। तो वो शाम में तो वैसे ही वहाँ पे रौनक लग जाती थी। तो इसी तरह वो एक दिन जो उनकी नेबर्स थी, मतलब जो मेरी खाला की नेबर्स थी वो, तो उनकी जो एक बेटी थी बहुत खूबसूरत थी, बाल भी उनके बहुत लंबे घने, और वो जो थी तैयार होकर जो थी निकल रही थी, उनकी जमात खाने का टाइम हो गया था। तो अब वो वहाँ पर जो थी परफ्यूम्स वगैरह लगाकर निकली और जो था जल्दबाजी में निकली थी क्योंकि उनको लेट हो रहा था। तो वो जैसे ही नीचे उतरी तो अब वहां से जो नीचे उतरते थे ना तो वहां पर काफी एंशिएंट ट्रीज हैं अभी भी ना, तो बहुत कदीम जमाने के, और उनके पूरे वो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था कि वो दरवाजा जमात खाने का आगे जाके उसकी एंट्रेंस थी। तो अब वो वहां तक गई, जो थी उनके बाल खुले थे, दुपट्टा वगैरह था नहीं सर पर, और जल्दबाजी में हो जाता है इंसान से कभी कि वो फटाफट भाग रहा होता है और उसको जल्दी होती है। फिर वो वहां पर गई, जमात खाना उन्होंने अटेंड किया, अपनी जो भी इबादत थी उन्होंने अदा की, और जो था फिर जब वो घर आई तो दूसरे दिन जो था मेरी मतलब हम लोग भी बच्चे घर में ही थे। तो अब वो रात में जब अपने घर आई तो उनकी तबीयत सही नहीं थी, वॉमिटिंग हो रही थी, तो वो काफी क्लोज पड़ोसी थी, तो मेरी खाले की बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया ये वो, तो खाला ने थोड़ा गाइड कर दिया कि मे भी कुछ ऐसा वैसा खा लिया हो तो उल्टी लग गई हो। लेकिन बात ये थी कि वो बात भी नहीं कर पा रही थी, उनको इतनी ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। फिर रात गुजरी, सुबह हुई तो फिर जो था उनकी जो थी जो हालत थी वो मजीद बिगड़ गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि जो था वो उनकी आवाज चेंज हो गई बिल्कुल। जो बच्ची थी वो टीनेजर ही थी, उनकी आवाज बिल्कुल चेंज हो गई, और जो था वो एक आवाज नहीं थी जो उनकी चेंज हुई, वो थोड़ी थोड़ी देर में डिफरेंट आवाजों में बात कर रही थी, और तकरीबन 2 से 3 आवाजें थी। तो जो था उनको फिर जो था बाकी लोगों को समझ में आया कि ये तबीयत नहीं खराब है, ऑर्डिनरी तबीयत नहीं खराब है, मामला कुछ और है। तो उन्होंने जो था सब किया, पूछा किया, फिर मेरी खाला भी गई। हम हालांकि मना कर रहे थे, हम लोग उस दिन छोटे थे तो हम लोग कह रहे थे कि नहीं आप नहीं जाएं और इस तरह, क्योंकि वो काफी वर्स्ट कंडीशन में थी। वो उसको 2 बंदों ने ऑलरेडी पकड़ा हुआ था उसके घर के, और वो उसकी ताकत भी बहुत बढ़ चुकी थी कि वो भी उसको बहुत मुश्किल से काबू पा रहे थे, छुड़ा भी रही थी वो ना। तो अब इस बात का डर था कि वो किसी को अपने सराउंडिंग में नुकसान ना पहुंचा दे, अपने आप को ना पहुंचा ले। तो जो था फिर मेरी खाला गई, वो यासीन शरीफ और मंजिल वगैरह लेके गई और पढ़ने फूटने लगी, आयत कुर्सी पढ़ के पूरी उन पर। और फिर उसकी मतलब जो बच्ची की मम्मा थी उन्होंने उसको कुरान शरीफ लगाया, जोर जोर से कुरान शरीफ की तिलावत की, लेकिन उसको कुछ चीज असर नहीं कर रही थी। वो कह रहे, वो जो उसके अंदर जो थे ना, वो कह रहे थे कि ये जो है ये इसको हमें पसंद आ गई है। तो वो उसको चाह रहे थे कि वो उसकी रूह को अपने साथ लेकर जाए। इस बार जब वो उसने अपने मुंह से कहा, वो जो थे उसके अंदर, वो बाद में पता लगा था। फिर उन्होंने अपने उनके कोई जानने वाले थे, मौलवी थे, कोई बड़े आलिम ना, उन्होंने उनको बुलाया, आंटी ने अपनी बेटी को दिखवाया किया, तो उन्होंने उनको वो उनकी जबान जानते थे। तो फिर पता लगा कि ये जो थे 3 जिन थे जिन्होंने इनकी बॉडी पे एक साथ ही वो अंदर चले गए थे, वो ऐसे पोजेस्ड हो गई थी। 3 जिन एट अ टाइम थे वो। तो अब जो था, और सबसे मजे की बात, मैंने आपसे पहले भी ये वाकया शेयर किया था, लेकिन वो शायद इसका इशू था, सिग्नल्स वगैरह लाइन का, और मैंने रिकॉर्ड करके भी भेजने की कोशिश की तो वो हो नहीं पाया। तो वो जो जिन थे काफी एजुकेटेड थे, एक उसमें से इंजीनियर था, मतलब सही अच्छे वो थे।
और दूसरा जो था डॉक्टर था, और तीसरा भी कोई काफी पढ़ा लिखा और डिग्री, मतलब जिसको हम कहते हैं अच्छा भाई पढ़ा लिखा बंदा, कोई था बड़ा ना। तो इनमें भी ऐसा होता है, कुछ लोग सुन के ही हंस रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनमें भी कोई पढ़ते लिखते होंगे या क्या होगा। हमने भी उसी टाइम डिस्कवर किया था कि मतलब इस तरह का होता है। तो जो था अब इस तरह हुआ, तो कहने लगे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया उनसे, जो अंकल थे उनके मौलवी साहब, उन्होंने कहा कि भाई तुम इसको छोड़ो और ये वो करो। तो उन्होंने कहा, एक ने उसमें से कहा कि नहीं हमें इसके बाल पसंद आ गए हैं, दूसरे ने कहा कि नहीं मुझे इसकी खुशबू अच्छी लग रही है। अब वो निकली थी तैयार होकर, जाहिर है, तो वो कहीं उनको अट्रैक्ट कर गई अनइंटेंशनली। तो जो था इस तरह हुआ, फिर उनकी हालत इतनी बिगड़ गई, उनको किसी चीज का असर नहीं होगा। इवन के वो काफी अच्छे आलम थे, बड़े थे अकॉर्डिंग टू दैट आंटी, कि ये जो है काफी अच्छे बड़े हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो उनसे भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। फिर जो था ये था कि उस बच्ची की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी, काफी दिनों तक यही रही कि वो आउट ऑफ कंट्रोल थे। चीखना चिल्लाना उसका, और अपने आंखों को पूरा रोल ऑन कर लेना, और वाइट बिल्कुल जो था कॉर्निया आ जाता था, प्यूपल गायब हो जाता था। तो इस तरह का बहुत बुरी उसकी हालत थी। और फिर लेकिन ये था कि उस घर में हम थे, अब ये था कि हम बच्चे भी बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि वो बिल्कुल ही ना साथ वाली नेबर थी, जिनसे हम पोषण शेयर करते थे, तो वो बिल्कुल वो वाली थी। तो हमें भी डर लगने लगा, क्यों अब हम अपने कजन्स के घर ही रुके हुए थे, तो रात में सोने लगे तो चीजों की आवाजें आना करना, और ऐसे में तो होता भी है कि आप कुछ देखो तो जो नहीं हो रहा होता वो भी आपको लगता है कि भाई सब हो रहा है मेरे साथ। सही बात है। तो इस तरह की चीजें हुई। फिर जो था मेरी जो खालन थी, उन्होंने नानी को कॉल किया। नानी ने कहा, उस टाइम मेरे जो थे अंकल वगैरह घर पर नहीं थे, तो और रात का भी बहुत वक्त था, तो मेरी नानी ने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ के विर्द बांध के तुम सब रहो, सुबह आती हूँ मैं, और जो है अभी तुम लोग वहां पर मत जाना। फिर उन्होंने जैसे जैसे हम लोग वहां से निकले, और जो था फिर उन्होंने फटाफट वो घर छोड़ा मेरी नानी के कहने पर, और जो था उन्होंने दूसरे घर में शिफ्टिंग की। और जो था मतलब सामान भी ज्यादा नहीं लिया उन्होंने, जरूरत का जो सामान हाथ में लगा ना उन्होंने वो सारा लिया। और वो लोग जो थे फिर मेरी खाला वगैरह हम लोग मतलब सारे उस घर से चले गए। और अभी भी जो है मेरी खाला की बहुत अच्छी फ्रेंड है वो, तो वो बच्ची जो है अभी व्हील चेयर पर, अभी भी उसकी हालत जो है वो सही नहीं है, और अब उसके पास कोई आता जाता भी नहीं है। इवन उसके घर वाले उसके साथ अकेले नहीं रहते, कि इसमें जो है ये पोजेस्ड हो चुकी है एक दफा, और जो है इस तरह आपको पता है इंप्रेशन खराब हो जाता है। फिर वो कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, डर लगते हैं, लोग डरते हैं, और ऐसी सिचुएशन में तो फिर माँ बाप के अलावा कोई आपका होता भी नहीं है। तो उसकी अम्मा है कि उसका ख्याल रखती हैं, और जो है अपनी बेटी को तो नहीं छोड़ेंगी जाहिर है, और बाकी जो है लेकिन रिलेटिव्स वगैरह वो दूर हटते हैं। और ये था कि उसके हाथ वगैरह भी उस टाइम काफी मुड़ गए थे, और व्हील चेयर पे आ गई थी, उसी टाइम आ गई थी। तो ये कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है? नहीं, मेडिकल कंडीशन थी नहीं, क्योंकि चेकअप वगैरह सब करवाया, और जब उनसे मतलब वो लड़की आवाजें चेंज कर दी, सबको ये लगा कि मतलब कुछ ना कुछ उसको इशू हो गया हो, कुछ खा लिया होगा ऐसा वहां पर, या कुछ होता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जब उसकी आवाजें चेंज हुई, और मतलब उसने खुद इंट्रोडक्शन कराया, और फिर पता चला कि वो जो थी बाहर गई थी जल्दबाजी में, और ये सारी चीजें अट्रैक्ट कर गई। ये तो हमने अपने बड़ों से बचपन में भी सुना है कि कुछ भी जो है वो अगर किसी को अट्रैक्ट कर जाए, खुशबू नहीं लगाओ ज्यादा, यूं नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तो वो फिर जो है आपको पोजेस कर लेते हैं, तो आप पोजेस ना हो जाओ। तो इसीलिए ये सारी चीजें बचपन में सुनी थी, लेकिन उस टाइम हमने अपनी आंखों से देखा था। और अभी भी जो है उसकी कंडीशन बेहतर है, लेकिन ये है कि अभी भी वो व्हील चेयर पर है, और जो है ज्यादा मूवमेंट वो कर नहीं सकती, तो डिपेंडेंट है। और ये कितने पुरानी बात है ये बात होगी 3-4 साल पुरानी। और आप लोगों ने वो आवाजें सुनी थी जब उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि वो जिन आता था? जी, जिन थे उसी टाइम पर थे, 3 जिन थे, तो उन्होंने आवाजें चेंज कर करके बात की थी। तो ये तो हमने सुना था, क्योंकि हम लोग बिल्कुल वो हमारे साथ में थी ना, तो हमने उसको देखा नहीं, इतनी हिम्मत नहीं थी उस टाइम, बच्चे तो और डर लगता था। लेकिन ये था कि हमने उसकी आवाजें बहुत सुनी थी, और जो था बहुत हार्श उसका लहजा था, आवाजें थी। और हालांकि वो हमारे साथ खेल चुकी है, हमारा काफी अच्छा गैंग रह चुका है, लेकिन उसकी आवाजें हमने सुनी थी, बहुत खौफनाक थी। तो ये चीज हमने अपने आंखों से उस टाइम देखा था। तो ये एक एक्सपीरियंस किया था। अब जो है उसके लिए बस दुआ को ही है, और ये है कि अब वो अल्लाह उसको मुकम्मल सेहतियाब कर दे इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज।
खैर, दूसरे का वाकया सुनते हुए बड़ा एक अमूमन लोग जो है वो होते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही होगा, ये होगा। जैसे मेरे साथ भी होता है कि नहीं ये होगा वो होगा। लेकिन जिसके साथ गुजर रही होती है उसी को सिर्फ मालूम होता है, या जिसने वो देखा होता है फिजिकली उसको पता होता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जिस बहन का मेरा इंतकाल हुआ अभी थोड़े दिन पहले, उसकी शादी हुई 2001 में। मेरे अब्बा की डेथ उसकी शादी के 10 दिन के बाद हो गई थी। तो हम लोग फौरन ही बिजी हो गया अपने वालिद साहब के इंतकाल की वजह से। और फिर जो आपको पता है 40वां और उसके बाद, तो उस दौरान हम अपनी बहन से मिलने नहीं जा सके। उसके ससुराल, उसका ससुराल था गुलिस्तान जौहर में। और ये उस वक्त की बात है जब जौहर में 2001 में आप सोच सकते हैं कितनी आबादी होगी। अभी जो गुलिस्तान जौहर है वो तो बिल्कुल ही अलग एक शहर बन चुका है ना। तो ये इनका अपार्टमेंट था कॉन्टिनेंटल बेकरी, अगर आप सबने देखी हो तो उससे पहले अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। पेट्रोल पंप होता था एक ज़माने में, उसके ऑपोजिट। तो वहाँ पे इनका एक अपार्टमेंट था जो कि थोड़ा सा अंदर जाके था। और उनके अपार्टमेंट के बाद जो थी वो एक छोटा सा पहाड़ था, चट्टान जिसे कहते हैं। तो इनके घर का हमने सुना था कि इनके घर में कुछ है। जिस अपार्टमेंट में इन्होंने अपार्टमेंट लिया उसमें क्या, मेरे बहनें भी बताते थे, उनके रिश्तेदार भी बताते थे कि हमें फील होता है कि कोई है, किसी का गुज़र होता है, वही चहलकदमी होती है, आवाज़ें आती हैं बातें करने की। और जैसे ही हम उस कमरे में जाते हैं तो खामोशी हो जाती है। अभी ये बातें कंफर्म थी, लेकिन चूंकि हमारी बहन उस वक्त चली गई तो हमें और ज़्यादा पता चला। वो बताती हैं कि एक दिन मेरी बहन अकेली थी घर में और उसको अचानक से डर लगने लगा। मेरा बहनों ही नहीं था, दफ्तर गया हुआ था, सास ससुर जो थे वो भी शायद नहीं थे। तो घर में लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, डर लगने लगा। और जब आपको ये मालूम हो कि आपकी जिस घर में आप रहते हैं उधर कोई ऐसी मखलूक है तो और आपको ज़रा डर लगता है। तो कहती अब मैं घबरा के जो है वो खिड़की की तरफ जाऊं, कभी कभी बैल्कनी की तरफ जाऊं। तो कहते अभी ये पैनिक अटैक शुरू ही हुआ था। कहते मेरे कमरे का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुला है, ऐसे जैसे बहुत कोई तेज़ हवा का झोंका आता है और दरवाज़ा खुलता है। और कहते उस वक्त कोई तेज़ हवा का झोंका कुछ भी नहीं था, दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुला है। और कहते मुझे अंधेरे में फील हुआ है कि कोई आया है मेरे करीब और किसी ने कुछ बोलना शुरू किया। वो कह रही कि मुझे थोड़ी बहुत, ऑब्वियसली जब लाइट जाती है तो आपके चंद सेकंड का एक अंधेरा होता है, उसके बाद फिर आपकी आंखें सेट हो जाती हैं, आपको थोड़ा बहुत नज़र आने लग जाता है। अब कहती है कि मुझे, मेरी बहन के, मुझे जो एक ब्लैक सिल्हूएट नज़र आया है कि वो मेरे सामने खड़ा हुआ है और कुछ बोल रहा है। और बोलते बोलते उसने जो है ना मेरे 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 ऊपर फूंका है। वो कहते हैं जैसी उस जो भी चीज़ थी उसने मेरे ऊपर फूंका है तो जो मेरा खौफ था, मेरा डर था, वो ख़त्म हो गया। वो कहते मेरी आंखों के सामने वही शैडो फिर उसी दरवाजे से वापस चला गया। और फिर कहती है कि फिर मुझे कभी डर नहीं लगा। पता ये चला कि वो मखलूक जो है वो इनकी फैमिली के साथ ही मूव करती है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं, जिधर जिधर वो लोग रहें उधर उधर वो मूव करती हैं। एक बुज़ुर्ग हैं जो काफ़ी सालों से उनके साथ हैं। जब हम लोग उनके घर गए तो उनके घर में जानमाज़ बिछी हुई थी। तो मेरी अम्मी ने जो है ना वैसी जानमाज़ जब बिछी हुई होती तो हमारे यहाँ होता है कि उसको फोल्ड कर दो वरना शैतान नमाज़ पढ़ लेगा। हालांकि अच्छी बात है कि अगर शैतान नमाज़ पढ़ लेगा तो वो तो अच्छा इंसान हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा ना। खैर तो वो अम्मी फोल्ड करके रख रही थी तो उनकी मदर इन लॉ आई, उन्होंने कहा नहीं इसको ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रहने दें। तो
अम्मा को अजीब सा लगा कि अभी तो कोई नमाज भी नहीं पढ़ रहा, क्या है तो क्यों। खैर उन्होंने सवाल जवाब नहीं किया, पता है ना आप ससुराल का मामला। जब मेरी बहन आई तो मेरी बहन से अम्मी ने पूछा कि यार उस दिन ये अजीब बात कोई, मतलब मैं जा नमाज फोल्ड कर रही थी और वो उन्होंने मना कर दिया, क्या चक्कर है। तो मेरी बहन ने बताया कि भाई इनके घर में एक बुज़ुर्ग हैं जो फजर के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे आते हैं, ये 2 वक्त हैं जिनके टाइम पे आते हैं, और बाकायदा वो आते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और उन्होंने आके बाकायदा इनके ख्वाब में इनको बोला है कि मेरी इस घर में बस ये एक जगह है जो मेरी है, इसको पाक साफ रहने दें, यहाँ पे एक जानमाज बिछे रहने दें, बाकी आप पूरा घर इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं, सिर्फ उस जगह को पाक रहने देगा। और कहती है कि कभी कभी उस जगह पे नापाकी हो जाती तो आके जिस मतलब किसी बच्चे ने नापाकी की होती है तो उसको बाकायदा थप्पड़ पड़ता है, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़ोरदार, मतलब ऐसा जैसे एक आप बुज़ुर्ग नहीं आपको बस हल्का सा मारते हैं, टच करते हैं, इस तरह का। कहती है कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब शुरू में मैं इधर शादी होके आई तो अचानक से रात को मेरी बहन कहती है रात को मेरे साथ हुआ कोई 3 बजे, कहती मैं अपना जागी हुई थी, टीवी देख रही थी कमरे में बैठ के, कि अचानक से मुझे लगा कि वॉशरूम का नलका खुला है, जो कॉमन एरिया का वॉशरूम था। कहती मुझे लगा कि शायद ससुर उठे हैं, सास उठी हैं, तो मैं उठ के देख लेती हूँ कि भाई क्या चक्कर है। बाहर निकली, वॉशरूम की तरफ गई तो दरवाज़ा लॉक हुआ और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वुज़ू कर रहा है या साफ सफाई, जैसे आप हाथ मुंह धो रहे हैं। अब वो समझी कि शायद कोई अपना रिश्तेदार ही है, घर वाला ही है। वापस गई किचन की तरफ कुछ करने के लिए, तो इतनी देर में उनको आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुलने की। दरवाज़ा जैसे ही खुला है वो पलट के वापस आई हैं तो वहाँ कोई नहीं। ये मैं बताता चलूँ कि वो कॉमन वॉशरूम और किचन बिल्कुल बराबर में थे। तो चंद सेकंड ही लगे होंगे मेरी बहन को मुड़ के देखने में, मिली सेकेंड्स लगे होंगे एक्चुअली। तो कहती है मेरी आंखों के सामने से बस एक सफ़ेद सी चीज़ गुजरी है उस वॉशरूम से और गायब हो गई। कहती मैं बाहर गई हूँ देखने के लिए कि कौन था ये, तो उनको लगा कि शायद वही इंसान का दिमाग है ना, सबसे पहले इंसानों के बारे में सोचता है, तो ससुर होंगे। कह रहे मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो वो बेखबर सो रहे, सास बेखबर सो रही। उस वक्त मेरे बहनोई जो थे वो नाइट शिफ्ट किया करते थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जेरीज नेट में, तो वो उस वक्त नहीं आए थे, 4 बजे 5 बजे आते थे। वो पूरी रात उसका मेरी बहन ने इंतज़ार किया। जब वो आए तो उन्होंने मेरे बहनों से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ इस तरह का वाक़या हमारे साथ होता है यहाँ पे हमारे घर में। तो कुछ इस तरह की मखलूक भी मौजूद हैं इस दुनिया में जो लोगों की मदद कर देती हैं, जिनको हम नेक कहते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी मखलूक भी मौजूद हैं जो मदद तो दूर की बात वो नुकसान पहुंचाती हैं ये जिसमें इंसान का माली नुकसान होता है और फिर जानी नुकसान भी होता है। खैर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 021-3432-6676 पे। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ 021-3432-6676 पे, या फिर आप अपने वाक़यात हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। खैर जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, my name is Fatima. This is not my story, but it was shared with me. My uncle was admitted in a hospital in Karachi and we used to take turns to stay with him at night. One night I wasn't sleepy, so thought about getting up to fetch a cup of coffee from cafeteria downstairs. As I entered the elevator, there was already a young woman inside it. I entered and saw her. She was wearing white hospital clothes like patients and had a very pale face, almost white. She had a white cap like they cover head during surgery. She was looking
blankly without any expressions at the elevator door, and as I exited the elevator, she was still standing there. When I was returning back with my coffee, I saw some patients, attendants, relatives crying over their patient's death, who died during an operation. When I passed the stretcher on which the dead body was lying, I almost froze to death. It was the same young woman I saw in the elevator with the same dress and cap of surgery patients. I still shiver when I think about this incident. चलें जनाब, एक हॉस्पिटल का वाक़या एक और मुझे पता है, वो मैं इन कॉलर्स के बाद बताता हूँ। देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं कौन बात कर रहे हैं? इमरान। इमरान किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं यहाँ से नॉर्थ से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपका भी इन बातों पे यकीन है अंधाधुंध, या फिर आप भी थोड़ी सी लॉजिक ढूंढते हैं बातों में? भाई सबसे पहले तो पेश आया है जो है। आप थोड़ा सा इमरान आप हैंड फ्री पे हैं? जी आप हैंड फ्री पे बात करें? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, जरा ऊंचा बोलिए। जी, एक से पहले ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से इन सब चीजों पे यकीन हो गया। बताइए। मेरे दोस्त जॉगिंग वगैरह का बड़ा शौक है ना, जॉगिंग वगैरह ना, तो हमारी तरफ यहाँ पे पार्क है नाज़िमाबाद में। सही। ये निशान जी जी तो बोला कि रात को 2 बज रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे ना सही। घर के पास में, बोला चल जॉगिंग करने चलते हैं। तो हमें ईदगाह ग्राउंड बंद मिला, हम लोग निशान हैदर पार्क में चले गए। सही। तो फिर मतलब हम लोगों ने वॉक करना स्टार्ट करी। मैंने भी वहाँ पे हुनर था, तो वहाँ पे जो है वो उस वक्त जो है मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, उसको जो है वॉशरूम आ रहा था मेरे दोस्त को ना। सही। जी, तो वहाँ पे पेट के नीचे वॉशरूम किया दोस्त ने। दर्द के नीचे वॉशरूम कर दिया? जी, मैं थोड़ा उसकी चीखने की आवाज आई है, और आप यकीन करें उसकी चीखने की आवाज आई। जी, तो मैं गया, तो मैंने मतलब उसके मैं समझ गया था कि कुछ मामला हो गए हैं इसके साथ ना। सही। तो गया तो वो वहाँ पे। आपकी आवाज बहुत कट रही है इमरान। जब मैं करीब गया तो वो बेहोश था वहाँ पे। सही। जी, तो मैं दोस्तों को कॉल करी, उसको हम लोग वहाँ पास ही हॉस्पिटल लेके गए। तो उसका बीपी वगैरह चेक किया ना, तो उसका बीपी डाउन, सब कुछ जो है ना बीपी वगैरह डाउन था। उसको ड्रिप वगैरह लगाई डॉक्टर ने ना। सही। तो फिर वो तकरीबन यकीन करें फजर के वक्त वो होश में आया है। तो उससे हमने पूछा क्या हुआ ना, तो उसके फेस पे रेड कलर का निशान भी था। सही। जी, तो वो बोले जैसे ही मैंने वॉशरूम स्टार्ट किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अब उसको इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा है कि बोला मैं वहीं पे बेहोश हो गया। अच्छा, ये आप बात करें जीशान, क्या नाम है? जीशान पार्क हमारी तरफ नाज़िमाबाद में। जीशान पार्क, तो उधर इस तरह के वाक़या नक्सी जगह है वो ना। तो उसने मतलब ऐसी रात को बैठे बैठे प्लान बना लिया जॉगिंग पे चलते ना। मैंने बोला चलो कोई इशू नहीं है। सही। जी, नहीं, मुझे बताइए कि उस पार्क का और भी वाक़यात हुए हैं या सिर्फ ये एक ही दफा हुआ? वहाँ पे सुना कि रात को जो झूले लगे हुए थे तो मोहल्ले वाले बताते थे कि वहाँ पे जो है उसकी आवाजें आती हैं, मतलब झूला झूलने की आवाजें आती हैं रात के वक्त ना। तो वालों ने फिर वहाँ पे पूछवाया भी था, तो कहा था यहाँ पे मामला हैंगे ना। अच्छा जी, वहाँ पे और बहुत पुराना है वहाँ पे। चले, तो उस वक्त हमारे जहन में था नहीं रात को कि वहाँ पे उस वक्त इस वजह से हम चले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, थैंक यू।
कराची का एक हॉस्पिटल है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझे मना किया था। एक डॉक्टर ने मुझे वहाँ का वाक़या बताया था, स्पेशली सर्जन ने। रात के 3 बजे एक एम्बुलेंस आई जिसके अंदर एक इमरजेंसी केस था। पता चला कि एक एक्सीडेंट हुआ है और एक शख्स का, और मेजर एक्सीडेंट है, और उसको हॉस्पिटल लेके आए। उस मरीज़ को हमारे ये दोस्त जो डॉक्टर थे, इन्होंने उस वक्त इमरजेंसी में थे, तो इन्होंने जो है उसको रिसीव किया तो उन्होंने देखा कि मेजर एक्सीडेंट हुआ है, खून बहुत बह चुका था और एक गाड़ी ने या ट्रक ने हिट किया था। सांस उनकी आ रही थी, और वो जो भी शख्स था वो था तो बिल्कुल ऑलमोस्ट, वो जो वर्ज होता है ना जिसमें आपको ऑलमोस्ट आप मर चुके होते हैं, उस वाली पोजीशन पे, लेकिन वो कुछ बोले जा रहा था, कुछ ऐसी जिब्रिश में, कोई मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। खैर, इन्होंने फ़ौरन जो इमरजेंसी के जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्होंने वो फ़ौरन किए और उसको एटलीस्ट स्टेबल कर लिया, लेकिन उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही थी, जो कि ख़तरे की बात थी। स्टेबल वो सिर्फ उसी वक्त तक हो गए तो पता चला कि उनका एक ऑपरेशन करना ज़रूरी है। ऑपरेशन के लिए आपके रिश्तेदारों की कोई परमिशन की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल की पहले होती थी, अब नहीं होती, पहले ज़मानों में हुआ करती थी कि जब तक कंफर्म नहीं किया जाएगा तब तक वो ऑपरेशन नहीं किया जाता, वरना फिर ऑब्वियसली वो मर्डर केस बन जाता है। लेकिन चूँकि पेशेंट की हालत इतनी बुरी थी तो उन्होंने कहा कि इसका तो अभी हमें पता ही नहीं है कि कौन है, कौन वली वारिस है, कौन भाई दोस्त, कोई भी नहीं था। सिर्फ एक वो बेचारा एम्बुलेंस वाला था, वो कह था कि हमें तो रास्ते में पड़े हुए मिले, हम इनको उठा के लेके आए हैं, वो जाके चले गए अपना। तो इन्होंने इसका ऑपरेशन करना शुरू किया। ऑपरेशन करते गए, जो जो मसले मसाइल थे वो उन्होंने ऑपरेट किए और पेशेंट बिल्कुल मतलब सही कर दिया। अब कहते हैं कि यही 2-4 दिन गुजरे तो हम अब परेशान होना शुरू हुए कि यार ये हमने ऑपरेशन भी कर दिया, अब सब कुछ है, बिलिंग हो रही है, तो कौन है जो इनका आएगा। और ये लोग वेट करने लगे कि वो शख्स उठे ताकि इन्फॉर्मेशन मिले कि कोई है, कौन है। अच्छा, अमूमन ऐसे केसेस में ये होता है जब एक्सीडेंट होता है तो उस मरीज़ के घर वाले जो हैं वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर में कोई अल्लाह ना करे एक दिन नहीं आए, आपका भाई, आपके वालिद, आपकी वालदा, कोई भी, तो सबसे पहले लोग हॉस्पिटल जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, इन जगहों पे जाते हैं देखने के लिए। कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई भी नहीं आया। 2-3 लोग आए लेकिन वो किसी और को ढूंढ रहे थे, तो हम लोग अब परेशान होना शुरू हुए। ना कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन थी जिससे पता चल सके कि भाई ये किसी भी तरीके से इनका मालूम कर सकें। खैर, एडमिनिस्ट्रेशन की आपस में बात हुई, उन्होंने कहा चलें इनको 2-3 दिन देखते हैं, अगर ऐसा हुआ कि कोई भी नहीं आया और ये सही हो गए और ये पैसे नहीं दे पाए तो इनको वेलफेयर में डाल देंगे। हॉस्पिटल्स का ये थोड़ा बहुत चक्कर होता है वेलफेयर का। कहते 3रा दिन था, मेरी ड्यूटी थी, रात का टाइम था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस मरीज को जाके ज़रा देखूं तो कि हालत कैसी है। कहते हैं कि मैं पहुंचा हूं, मैंने अपनी जब ड्यूटी में पहुंचा तो इमरजेंसी में जो भी मेरी नर्स थी मैंने उनसे रिपोर्ट ली कि उन साहब का क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई उन साहब की तबीयत तो वैसे ही है, ना बेहतर हुई है ना ख़राब हुई है, जैसा ऑपरेशन के बाद थी बस वैसे ही है। कहता है अजीब, मुझे लगा कि यार 2 दिन हो गए, थोड़ी सी तबीयत बेहतर होनी चाहिए थी, डॉक्टर्स देख रहे हैं, मेडिसिन मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। मैंने कहा कि चलो मैं जाके देखता हूँ। कहते हैं मैं इमरजेंसी से निकल के वॉक करता हुआ वार्ड की तरफ गया हूँ, वार्ड से पहुँच के मैंने उस मरीज़ के कमरे तक गया हूँ। तो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग CCU में थे या वो ICU में थे, मुझे इतना याद नहीं। कहते मैंने वहाँ के जो डॉक्टर थी, नर्स थी स्पेशल जो ICU की होती हैं, उनसे उसके बारे में मालूमात हासिल की, तो उन्होंने भी सिमिलर यही बात बोली कि हम इनको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अजीब बात यह कि ना प्रोग्रेस हो रही है ना डिक्लाइन हो रहा है, बस ये उसी जगह पे हैं। और एक अजीब बात हो रही है कि ये मुसलसल कुछ बोले जा रहे हैं। इन्होंने कहा क्या ये जब आए थे एक्सीडेंट के टाइम पे तब भी कुछ बोले जा रहे थे। खैर, कहता है कि मैं देखता हूँ जाके। उन्होंने अपने जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो सारे ग्लव्स पहन के अंदर घुसे हैं।
इन्होंने वो पर्दा हटाया उस बेड पे, तो वापस आ गए बाहर। कहते हैं आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो नर्स कहती क्यों, क्या हो गया? कह रहे हैं वहां तो कोई भी नहीं है। अब नर्स परेशान हो गई कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं तो इधर ही हूं और यहाँ पे तो ये अभी थे, मैंने अभी आधे घंटे पहले इनको देखा है, जो भी इनका टाइम होता है ना आपके मरीज के पास चेक करने का। और आईसीयू में तो वैसे भी कोई निकले तो पता चल जाए। अब इनको लगा कि शायद या तो नर्स झूठ बोल रही है या भाग गया वो शख्स, सही हो गया। अब वापस से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, उन्होंने बताया कि यही वाक़या हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी चौकन हो गई कि ये आखिर हुआ क्या है। और ये उस ज़माने की बात है जब ज़्यादातर जगहों पे सीसीटीवी नहीं होते थे। मैं आज से 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो जितनी भी सीसीटीवी, जितने भी कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने उस जगह चेक किया, उनको कहीं वो शख्स जाता हुआ नज़र नहीं आया। हैरानी की बात ये थी कि जो रिपोर्ट्स बता रही थी उसके हिसाब से तो वो चल भी नहीं सकता था, लेकिन वो कहाँ गया उनको समझ नहीं आया। उनको लगा कि शायद भाग गया पैसे बचाने के लिए, कुछ भी XYZ उस वक्त सोच लिया। कहते अभी 4 दिन ही हुए थे कि फिर से एक एम्बुलेंस आई और कहते हैं कि इत्तेफाक से मेरी ही ड्यूटी थी। वो एम्बुलेंस आई है, उसने फिर एक बॉडी जो है अपनी एम्बुलेंस से निकाली है, हमारे इमरजेंसी तक आई है, और वही शख्स उसी सिमिलर हालत में दोबारा हमारे स्टेशन, हमारे हॉस्पिटल में आया। कहते उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये आखिर हुआ क्या है। पता चला कि वो जो भी चीज थी उसको नर्सेज ने तो ले लिया, क्योंकि नर्सिंग का स्टाफ चेंज होता रहता है। डॉक्टर्स वगैरह मौजूद थे, इन्होंने तो देख लिया कि ये वही शख्स है। जब उस मरीज़ को उस एक इमरजेंसी का अलग अलग बेड्स होते हैं ना, उसमें बेड पे लिटाया और ये जब पहुंचे उसको डरते डरते देखने के लिए, तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। तो उस वक्त इन सबको रियलाइज़ हुआ कि ये कोई और ही मामला था। जब उस एम्बुलेंस, जो सेकंड टाइम एम्बुलेंस लेके आई थी, उस बंदे से पता किया कि ये कहाँ से उठाई है बॉडी, तो उसने एग्जैक्ट वही सिमिलर जगह के बारे में बताया जहाँ से 4 दिन पहले इसी शख्स को दूसरी एम्बुलेंस उठा के लेके आई थी। और ये मैं कराची के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का वाक़या बता रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, ये लोग मेरे ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, मेरा बड़ा दिल चाहता है बताने का भी। खैर, हॉस्पिटल्स एक ऐसी जगह भी है और कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी अननेचुरल चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। मुझे याद है, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, मेरे नाना का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मेरी ड्यूटी लगी थी शाम के टाइम पे, सुबह से शाम तक की, और रमज़ान चल रहे थे। अगेन इसका बता सकता हूँ कि मेरे साथ होता है। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, उसका एग्जीक्यूटिव वार्ड बिल्कुल नया नया बना था, बहुत ही कोई 5 स्टार होटल की तरह था वो। तो मेरे मामू ने वो बुक किया था मेरे नाना के लिए कि उनकी तबीयत सही हो जाएगी और उनको अच्छा माहौल मिलेगा, फलाना ढिमकाना। तो हम लोग भी, मैं उस वक्त होऊंगा 15-16, मैं उस वक्त मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था, और इंतकाल के 4-5 साल बाद, मैं होऊंगा कितने 2005-2006 की बात है। तो सारे कज़न जो है ना वो हो गए थे, यार हम रुकेंगे, क्योंकि कमरा बहुत अच्छा था, बेड था, टीवी था, एसी था, फलाना था, खाना आप कुछ भी खा सकते हैं, यंग बच्चों को और क्या चाहिए। तो सबने अपनी अपनी बारी लगा ली। मेरी बारी लगी सुबह से, मतलब 7-8 बजे सुबह से लेके मगरिब से पहले तक की, क्योंकि रमज़ान चल रहे थे। तो मैं बैठ गया जाके, अब मैं बैठा हुआ हूँ, नाना से बात हो रही है, नाना की तबीयत बहुत ख़राब थी,
और मुझे याद है कि नाना से बल्कि मैं बात नहीं कर रहा था, नाना तो कोमा में थे वो, तो मैं बस अब देखता रहता था। और थोड़ी देर के बाद अपने जो ज़माने में छोटे मोबाइल होते थे वो कर लिया, कभी टीवी देख लिया, कभी कुछ कर लिया। उस वक्त मेरी मंगनी हो चुकी थी, बल्कि यार ये मैं क्या गलत बात बता रहा हूँ, 2005 की भी नहीं, ये 2008 या 2007 की बात है, सही है, ऐसी कोई बात है, सही है। तो सना की मेरे पास कॉल आई कि हम लोग मिनहाज अफ्तारी करने जा रहे हैं, अगर बड़े पापा की तबीयत बेहतर है तो आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलें और फिर हम आपको वापस छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने भाई को कॉल की, मेरा भाई आ गया, उसने कहा ठीक है भाई मैं बैठ जाता हूँ और आप चले जाएं। मैं गया हूँ और मैं वापस आया हूँ, तो मैं जब उधर खाने ही खा रहा था, अफ्तारी कर ही रहा था कि मेरे पास कॉल आ गई कि बड़े पापा का, मेरे नाना का इंतकाल हो गया। खैर वो आपको जैसे पता है कि सब छोड़ छाड़ के मैं भागा हूँ फ़ौरन वापस हॉस्पिटल, पूरा ख़ानदान पहुँचा है। इतना हम लोग सैड नहीं थे क्योंकि नाना की उम्र हो चुकी थी, उनको कैंसर था, मसले मसाइल थे, तो ये एक मेंटली प्रिपेयर्ड थे। मेरा भाई बड़ा मुझे अजीब परेशान लगा, उसने, मैं कहा ये क्यों इतना परेशान हो रहा है। मुझे ये हुआ कि मेरे वालिद के इंतकाल के टाइम पे मेरा भाई 8-9 साल का था, तो मेरे नाना और मेरे मामू ने उसको बहुत प्रोटेक्ट कर लिया था। हम अपने नाना के साथ रहते थे, ना मामू के साथ रहते थे, तो उसको बच्चों की तरह ही, अपने बच्चों की तरह पाला है। तो मुझे लगा कि शायद अब्बा की डेथ के बाद उसने ये दूसरी डेथ देखी है जो उसके क्लोज थे, और शायद इसकी वजह से तो 2-4 दिन तो वो बड़ा डिस्टर्ब रहा। 4-5 दिन जब गुजरे तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा मसला क्या है तुम्हारे साथ, क्या हो क्या रहा है, क्या परेशानी है। कहते भाई मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगा, किसी को नहीं बताएगा। मैंने कहा क्या हुआ। कहते आप गए हैं, मैं बैठा हुआ था, इंतकाल से ठीक 10 मिनट पहले बड़े पापा उठे, उनकी आंखें खुली हैं, उन्होंने अपनी गर्दन उठाई है, सिर्फ गर्दन उठाई है, और प्रिसाइसली एक जगह वो देख के बातें करने लग गए, और ऐसे बातें करें जैसे कोई खड़ा हुआ उधर। और मैं उनसे पूछ रहा हूँ बड़े पापा आप ठीक हैं, तो वो कह रहे मुझे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं, सिर्फ एक जगह देख के वो बातें करते रहे। और वो कह रहे हैं बात भी ऐसी थी कि कोई जिब्रिश थी, कोई ज़बान नहीं थी उसकी, कोई लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन वो लग रहा है कि किसी से मुखातिब हैं और कोई क्रॉस सवाल जवाब हो रहे हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं। और कहता है कि ये सब मेरी आंखों के सामने होता। कहते हैं मैंने वीडियो बनाई है इसकी। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास वीडियो तो मुझे दिखाओ। तो मुझे दिखाई, और लिटरली मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे नाना जो है उन्होंने अपनी गर्दन उठाई हुई और वो बात कर रहे हैं, ये जो दीवार का कोना नहीं होता इस पे। और फिर वो मेरा भाई कहता है कि यही बातें करते करते वो आफ्टर 2-3 मिनट्स उनका इंतकाल हो गया। अब वो वीडियो अब नहीं है मेरे पास अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो पता है कितनी 12-13-14 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसी बना रहा हूँ, फेक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ा हमारे यहाँ एक ऐसा वाक़या था जो मेरा भाई जो है वो कोई वो नहीं है ना, वो उस तरह का है कि हर चीज़ जिन, हर चीज़ ये, हर चीज़ वो नहीं होती, ये होता है वो होता है, लॉजिक होती है। तो जब उसके साथ ये हुआ ना तो वो ज़रा एकदम से एक स्टेप पीछे हुआ, उसने कहा ये क्या हुआ। फिर जब मैंने ये शो के दौरान पहले भी बता चुका, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल्स करके, कॉल्स करके मुख्तलिफ शोज़ में बताया है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था, उनके वालिदैन के साथ भी ऐसा हुआ था, किसी की नानी के साथ, किसी की वालदा के साथ, किसी के अब्बा के साथ, किसी के छोटे बहन भाइयों के साथ। अब क्या पता मेरे नाना ने किसको देखा, कौन था उधर जिससे वो बातें कर रहे थे। खैर जनाब, हमारे शो को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह चुका है। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 021-3432-6676 पे।
चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ। जी मुनज़्ज़ा। जी, हम लोग मतलब मैं आपको वाकया अपने बचपन का सुना रही हूँ। ये मतलब मेरी जो मतलब हम रेंट पे थे, तो हमारी ऑनर जो थी ना, तो वो एक कमरा था ऐसा, तो उसमें थोड़ा सा छोटा सा है ना, सुराख सा हुआ था, होल सा ना अंदर। तो वो मतलब जुमेरात है ना आती थी, और एक दिया सा रखा हुआ होता था। मतलब जुमेरात को आती थी, हम लोग छोटे छोटे थे, तो मुझे इतना याद है कि वो जब आती थी थर्सडे वाले दिन, तो वो उनका मतलब हाल वगैरह नहीं आते, बस वो वहाँ उस जगह को बाकायदा जलाती थी। उस जगह पे मतलब वो बाकायदा उनके बाल वाल खोल के वो हाल आते थे उनको। सही। तो हम लोग सब छोटे छोटे थे, सब बहन भाई ना जी। तो मेरे जो वालिद साहब थे, तो वालिद साहब ने मतलब किसी ने जिक्र किया होगा, तो उन्होंने कोई 3 वर्ड मुझे मतलब इनके मेरे वालिद साहब को बताए थे, 3 वर्ड। तो वो जितनी जगह हम लोग रुके हैं ना महनाज भाई, आप यकीन करें कि उस जगह पे हमने दरवाजे के बाहर वो वर्ड लगाए, मतलब हमें किसी ने दे दिया था वो वर्ड। तो वो वर्ड हमने मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि वो वर्ड हमने दरवाजे पे मतलब मेरे जो वो थे वालिद साहब, उन्होंने लगा दिया लिख के। सही। तो हाँ, तो उन्होंने जब लिख के लगाया, तो तकरीबन थर्सडे वाले दिन वो उसी टाइम पर जो हमारी ऑनर्स थी, तो आने के लिए वो रुक गई। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि आप आ जाइए, तो वो कहनी नहीं, अब मैं नहीं आ सकती, आपने मेरा रास्ता रोक दिया। अच्छा। तो ये मतलब जी, ये मेरे मतलब बचपन की सही बात मैं आपको बता रही हूँ, और ये हाँ, ये वाकया सच्चा है। तो वो फिर ये हुआ कि हमने जब रोक दिया उनको, तो वहाँ मेरे जो मुझसे छोटा वाला भाई था जी, शहजाद नाम था उनका जी, तो वो उसका ये हुआ कि वो बहुत जबरदस्त जो है ना, इतने जोर से मतलब गिरा था ना, तो वो उसका पूरा मतलब खूनम खून हो गया था। मेरा भाई पूरा कुर्ता खूनम खून में, मतलब नुकसान हुआ था बहुत ज्यादा मेरे भाई को ना जी, टाँके वाँके लगे थे। तो बस वो समझ लें, उसके बाद हमने उस मंथ में जो है ना वो घर छोड़ दिया था हमने, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे। वालिद साहब ने कहा कि भाई ये मसला है कि उनकी जगह भी रोक दी हमने आने के लिए, तो इस वजह से हमने ना जी ये वालिया वाकया है। अच्छा, एक तो ये बताइएगा मुनज़्ज़ा, आपको जी बोलने की आदत है, जबरदस्त बात है, हर बात पे जी बोलती हैं। दूसरी बात ये कि आपके वालिद ने आपके वो कौन आती थी, मालिक मकान आती थी जी, उनका हाँ उधर माली मकान थी। सही, और मालिक मकान आती थी और वो कुछ पढ़ती थी और उन पे हाल आता था, बाकायदा बाल खोल के वो मतलब राइट लेफ्ट बाकायदा अपनी गर्दन को करती थी। हम लोग डरते थे बहुत ज्यादा। और फिर आपके जो भाई गिरे उसको आपने कनेक्ट कर दिया जिन्नात से। नहीं करा नहीं, मतलब देखिए माँ बाप तो होते ही है ना, कि अगर हमने उनका रास्ता रोक लिया या हमने मतलब कोई गलत बात तो नहीं कर दी, उनके उन्हीं के घर के अंदर था वो चीज ना जी, कोई मसला होगा ये मुझे नहीं पता जी। तो अब ये है कि अब वो मेरे वालिद साहब ने कहा भाई ये तो हमने गलत करा जी। अब ये कि जी हमें मतलब ये फील हुआ जी 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 जी। आप बोलती रहती हैं? हाँ जी, मैं बहुत करती हूँ सबकी जी। चले हाँ। और ये कब की बात है? तो बहुत पुरानी बात कर रही हूँ। नहीं बहुत, ये पुरानी बात है। 10 नंबर लालू खेत की तरफ बैक साइड पे जी, उस जगह पे रहते हैं जहाँ कारपेंटर वगैरह पूरी नहीं मिलती लकड़ियाँ वगैरह, 10 नंबर लालू खेत की पीछे वाली साइड पे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिराज, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम बिलाल है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। बिलाल जरा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऊंचा बोलिएगा बिलाल जी, ऊंचा बोलिए। ऊंचा बोला, नाराज हो गए।
चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? जी मेरा नाम अदनान है। अदनान, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो आपकी आवाज़ क्लियर आएगी। जी मैं हैंड फ्री निकाल देता हूँ एक मिनट। जी 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 मिनाज, अब ठीक आ रही है आप? बेहतर है, ज़रा फिर भी ऊंचा बोलिएगा। जी बोलिए। जी जी, असल में मैं वाकया तो नहीं सुनाना चाहता था, मैं सिर्फ एक बात, अहम तरीन बात कहना चाहता था। जो आपने अभी अपने नाना का मतलब वाकया सुनाया, सही, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता करे इंशाल्लाह। तो मेरी जो दादी थी, जब उनके इंतकाल का वक्त था, अचानक इत्तला मिली थी कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। सही, तो हम सब पहुंच गए। तो अभी हम, अच्छा मेरी अम्मी भी आ गई, मैं भी आ गया, मेरे अब्बू भी आ गए, तो हम सब वहाँ बैठे हुए थे। तो हम कह रहे थे कि क्या हुआ आखिर, तो पता चला दादी आजकल है ना वजीफे बहुत कर रही हैं। तो हमने अब कहा कि भाई वजीफे नहीं करने चाहिए, सिर्फ दुरूद पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, यही काफी है, इन वजीफे नहीं करें, इनकी इजाजत लेनी पड़ती है। तो अचानक बात करते करते अचानक दादी ने कहा, अरे देखो तुम्हारे दादा आए मुझसे मिलने। तो बोला दादा हैं, तुम्हारे नाना भी आए, मतलब वो लोग जो इंतकाल कर चुके थे वो लोग सबको देखने लग गए। तो कह रही है पूरा घर भर रहा है, सब एक एक करके आ रहे हैं। उस वक्त मेरी अम्मी बहुत घबरा गई। अच्छा फिर मैं ना उलमाए कराम के साथ काफी ज्यादा उठता बैठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सही, ठीक है ना। तो शुरू से मैं जो इनके साथ मेरी बातचीत होती है, यानी सारे नमाज पढ़ने जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन वगैरह जो दिमाग में आते हैं। आपकी आवाज, ठीक है ना? अदनान आपकी आवाज गायब होना शुरू हो गई, जरा ऊंचा बोलिए प्लीज। हाँ यार सिग्नल का सॉरी मिनाज इशू है। जी, तो जी। बहरहाल मैं मुख्तसर बताता हूँ कि मैंने ये फील किया कि इन पर निज़ा का वक्त आ गया है। सही, तो मैंने मौलवी साहब से पूछा, मैंने कहा सर ये इनके साथ ये क्यों है? तो उन्होंने कहा यार वो कोई ऐसा अमल जरूर करती हैं जिसकी वजह से ये इंतकाल के वक्त इनको लेने आए, मतलब इनको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि इनकी रो परवास होने में आसानी हो सके। तो वो मालूम, अच्छा तो आप कह रहे हैं कि मतलब नाना और जो भी लोग नानी के करीब थे जिनका इंतकाल हो चुका था, वो उनको रिसीव करने आए थे? जी रिसीव करने आए थे। 3 दिन ये कैफियत रही थी। अच्छा फिर मैंने ना अब्बू से पूछा, अम्मी से, तो पता है नानी हर नमाज के बाद 11 कुल शरीफ जितने भी मतलब इस दुनिया से लोग चुके हैं, करीब रिश्तेदार, मेरे दादा, मेरी नानी, मेरे नाना, उन सब का नाम ले लेकर उनको बख्श दीजिए। तो फिर मौलवी साहब ने कहा ये इसी की वजह से कि जिंदगी भर उन्होंने उनको याद किया, तो अब इंतकाल के वक्त वो उनको लेने आए। बाकायदा वो बातें कर रही थी और मैं काफी अभी सोच था, मेरी उम्र 18-19 साल थी, तो काफी घबरा रहा था मैं, लेकिन मेरे सामने 3 दिन के अंदर इंतकाल हो गया। अच्छा फिर इंतकाल से 6 घंटे पहले उन्होंने खाना खाया। सही, तो मेरी फुफ्फा बैठी हुई थी पास ही हॉस्पिटल में, तो कहा कि फुफ्फी का नाम रोजीना, तो बोला रोजीना ये मेरी आखिरी रोटी है, मतलब कि मेरी जिंदगी की आखिरी रोटी है। तो बोला माँ ऐसा नहीं बोल रहे, और बस उन्होंने खाया, उसके बाद वो सो गई और बस उसी में उनको अटैक भी हुआ और 5-6 बजे उनकी डेथ हो गई। चले तो बस अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, आमीन आमीन। और बाकी लोगों से भी दुआ है कि उनकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आई थिंक ये सबसे कॉमन फिनोमेना है, और मैं इसके बारे में रिसर्च क्या, गूगल ही है हर चीज़। अब तो गूगल कर रहा था तो मुझे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पड़ोसी ममालिक जो हैं हमारे, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, अमेरिका, फलाना ढिमकाना, जितने भी और ममालिक हैं, उधर के वाक़यात में पढ़ रहा था। तो सबसे कॉमन तरीन चीज़ इंतकाल के टाइम पे जो लोगों ने शेयर की हुई थी कि उनके रिलेटिव्स के साथ हॉस्पिटल में हुआ है, वो सिमिलर यही है। अब या तो ये एक रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें इंसान का दिमाग कोई गिमिक कर रहा होता है या असल में कुदरत दिखा रही होती है कि ये मामला है असल में। आई थिंक हम जितना भी अपने आप को
समझ लें कि हमने दुनिया समझ ली है, हमने ये लॉजिक पकड़ ली है, ये लॉजिक हमें समझ में आ गई है, इसकी पता चल गया, ये पता चल गया। आई डोंट थिंक सो कि मैं पूरी दुनिया का निज़ाम, सिर्फ मैं दुनिया की बात करूँ, अर्थ की बात करूँ, इसका पता है। मतलब इसके अलावा भी पता नहीं कितने और गैलेक्सीज़ हैं, कितनी और कायनात हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है जो मैं आप सबको कहूँगा कि देखें, एलियन वर्ल्ड्स के नाम से, नेटफ्लिक्स पे मिलेगी। वैसे तो नेटफ्लिक्स की है, लेकिन आपको टॉरेंट भी उसका मिल ही जाएगा, तो वो ज़रूर देखिए। और वो कोई फिक्शन के ऊपर नहीं है, वो रियलिटी के ऊपर है कि अभी दुनिया में अभी इस टाइम पे किस तरीके से क्या काम हो रहे हैं। जैसे कि एक और प्लैनेट दूसरे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सोलर सिस्टम का या फिर किसी और गैलेक्सी में, सोलर सिस्टम तो आई थिंक एक ही है, लेकिन दूसरी गैलेक्सी का सिमिलर वही चीज़ों के साथ कैलकुलेशंस के थ्रू पता चला है जो इंसान जहाँ रह सकता है। वो प्लैनेट हमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है और उधर की ग्रेविटी जो है वो और ज़्यादा है। अब जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन की, जो भी उनके पास जो तरीक़ेकार है उससे, तो पता चला कि वहाँ पे और भी मखलूक रह रही है। अब वो कौन सी मखलूक है, क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानने का शौक़ है तो आप ये डॉक्यूमेंट्री जो नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, एलियन वर्ल्ड्स के नाम से, ज़रूर देखिए। इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। वो चीज़ें आपको पता चलेंगी जिस पे आप लोग सब कहते हैं ना कि ये क्या बेकार की बातें हैं, 2020 में बैठ के जिन्नात और फलाना ढिमकाना। आप जाके देखिए गोरे का काम, आप कहेंगे कि हाँ भाई अब से, क्योंकि गोरे ने बोल दिया। कॉम्प्लेक्स तो है हमें। खैर, हमारे शो का वक्त ख़त्म हो चुका है जनाब। आप लोगों से इजाज़त लेने का टाइम आ गया। आज का शो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, ये नहीं कि कोई मैं पैरामीटर सेट करता हूँ, लेकिन मेरी अपनी भी तो चॉइस है। बस जाते जाते आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हंस लें, मजाक कर लें, कुछ भी कर लें, मजाक मत उड़ाएं। रिक्वेस्ट है ये। अभी जवानी में, जोश में तो आप मजाक उड़ा रहे हैं। 4 दोस्तों के सामने कॉमेडी करके आपको 4 लाफ्टर्स मिल जाएंगे। दोस्त कहेंगे वाह तुम तो बड़े फ़नी हो, तुमने क्या मज़ा किया है, ऐसा कमेंट कर दिया, वैसा कमेंट कर दिया, वाह वाह वाह। लाइक्स मिल जाएंगे, शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन चंद घंटों बाद जब यही दोस्त आपसे दूर चले जाएंगे, अपने कमरे में आप अकेले बैठे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वही मजाक आपकी नज़रों के सामने आ जाए। वही मखलूक जिसको आप समझते हैं कि शायद ये सिर्फ लोगों का वहम है, आपकी आंखों के सामने नजर आने लग जाए, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है अभी आप बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो, कमरे में अकेले हो, आपको लग रहा हो कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं। आपके इर्द गिर्द ही ये मखलूक मौजूद है मौजूद। अगर वो चाहे तो अपनी प्रेजेंस फील करा सकती है आपको। जो लोग हमारा YouTube पे प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।